एक बार फिर आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। मैं आपका यशवंत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 7 का डिस्कशन। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल में आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो यूपी नर्सिंग हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे एम्स पैरामेडिकल हो, चाहे आप झारखंड नर्सिंग की बात कर ले, मतलब किसी भी स्टेट नर्सिंग के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूजफुल प्रूफ होगा। अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आप और हमारे दिए गए गाइड को फॉलो करते हैं, मतलब जो जो मैं जो जो यहाँ बताई बात जो जो बातें यहाँ बताई जाती है आप उसको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आप एक अच्छे नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ जो पिछले बच्चे जो जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और उन्होंने अपना बेहतरीन परफॉर्म किया और आज कहीं ना कहीं वो एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, मैं बता रहा हूँ जो हमारा एक सीरीज चल रहा है मॉडल पेपर का, ये मॉडल पेपर का 7वां सीरीज है। मैं आपको बता दूं, पिछले ईयर्स जो भी मॉडल पेपर का डिस्कशन इस चैनल पे हुआ था, हमारा जो क्वेश्चन जो रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन पैटर्न था वो लगभग सेम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा क्वेश्चन डिटो सेम था, बट एग्जैक्टली जो पैटर्न यहां पर डिस्कस हुई थी वही पैटर्न वो वही पैटर्न के कुछ सवाल पूछे, वहां भी सवाल पूछे गए थे। और कुछ सवालों में तो बच्चों ऐसा हुआ था कि ऑप्शन भी मैच कर रहा था, ऑप्शन भी मैच कर रहा था। तो ये मॉडल पेपर जो भी यहाँ डिस्कशन हो रहा है, यहाँ 20 to 25 एक्सपेक्टेड है कि हम लोगों ने मॉडल पेपर का डिस्कशन का प्लान किया है। तो आप इन सारे को करके एक अपने प्रिपरेशन को और पुशअप कर सकते हैं। अगेन, किसी भी सवाल का जब डिस्कशन हो रहा हो तो आप क्या कीजिए, उस सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपको मतलब वो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप उसके सॉल्यूशंस को यहां पर देखिए। सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, तब आप क्या कीजिए, आप उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए, या फिर तब हमारी टीम या मैं खुद उस आपकी क्वारी को लूंगा। अगर वहीं उसी कमेंट पे अगर बताना संभव है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज एक सेपरेट वीडियो में भी मैं इसे आपको बता सकता हूं। अगेन आपको मैं बता दूं कि पैरेलली हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप के थ्रू पर भी आप वहां पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। कुछ एक्स्ट्रा मॉडल पेपर आपको चाहिए वो भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज हम वहां अवेलेबल करवाते हैं। ये सारे वहां पेड कोर्सेज है। जो यहाँ इस चैनल में जो भी चीजें चलती है वो तो चलती है, इसके अलावा हमारा एक ऐप भी है, वहां पर जाकर भी अपनी तैयारी को और आप बूस्टअप कर सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, आज का मॉडल पेपर नंबर 7 का डिस्कशन कहते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है, a particle moves with a speed v in a circle of radius r. The magnitude of average acceleration. बच्चों, दो तरह के एक्सलेशन की अगर हम बात करते हैं, दो तरह के एक्सलेशन की बात करते हैं। एक हमारा एवरेज होता है और एक हमारा इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, तो अगर हम एवरेज एक्सलेशन की बात करें, एवरेज एक्सलेशन, ठीक है, तो ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। मैंने कई बार बताया है कि हाफ रेवोल्यूशन में क्या होता है कि पार्टिकल यहां से चलती है, और ये तीसरा सवाल है, मतलब ऐसे चलना स्टार्ट किया और हाफ रेवोल्यूशन में दोनों की वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये तो हो गया अगर आप वी एफ माइनस बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है ये यहां से यहां जो आई वो कितना टाइम लिया। तो 1 मिनट में बता दो बच्चों, इन्होंने पाई आर टाइम जो है, मतलब यहां से आने में पाई आर टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो होता है, स्पीड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो आप अगर करते हैं तो पाई आर डिवाइडेड बाय वी आता है, यहां से इसे सॉल्व करोगे तो -2v² अपॉन पाई आर आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आवर ये हमारा एक एवरेज एक्सलेशन आ गया बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा है, यहाँ इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, साइन नहीं लिखा है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहेंगे। अगला सवाल कहता है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैक्सिमम हाइट डज इट्स स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मैं आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हैं, h = u² / 2g। अब कहता है कि किसी एच हाइट पे आपका जो स्पीड है वो हमारा क्या क्या कहता है, ये ना कहता है कि किसी एच हाइट पे, किस एच हाइट पे आपका स्पीड वो आधा हो जाता है।
तो जो भी हमारा स्पीड था वो फाइनल स्पीड हमारा u/2 हो जाता है, मतलब u/2 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g, और ये h हाइट पे मैं कंसिडर करता हूं कि ये ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये मिलेगा 2gh इक्वल टू, यहां से आपको मिलेगा 3u² बाय 3u², मतलब u²/4 को करोगे तो u²/4 हो जाएगा, 3u²/4, u² माइनस u²/4 तो आएगा 3u²/4। तो यहां से जो h आ जाता है, दिस h इज नथिंग एल्स, इट इज ए 3u²/4 इंटू 2g, और u²/2g इज नथिंग एल्स, इट इज h। तो यहां से ये क्या हो गया बच्चों, 3/4h, मतलब उसकी वेलोसिटी 3/4h पे आधी हो जाएगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। मैं इसे इरेज कर देता हूं बच्चों, किसी भी डाउट होने पे अगेन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेरी को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं उसे ले सकता हूं, मैं उसे डेफिनेटली लूंगा। फिर अगला सवाल है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, मोमेंटम बिकम्स, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 300% इंक्रीज हो गया है, तो मोमेंटम क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज कर देता हूं, आपको पता होगा, जैसे अगर हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल के है और के फाइनल जो है वो के प्लस 300% का मतलब होता है 3k, दैट इज ये आया आपका 4k। ठीक है, आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, दिस काइनेटिक एनर्जी ये होता है p²/2m, मतलब p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √k के। तो आप p1/p2 इक्वल टू ले सकते हैं यहां से कि √k1/k2। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हमारा जो P2 है वो P2 कितना हो जाएगा, इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा K डिवाइडेड बाय 2K हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो आपका जो P2 है वो 2P1 हो जाएगा, मतलब हमारा जो मोमेंटम है, संवेग है, वो हमारा 2 गुना हो जाएगा। आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आने पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट लेंथ डबल एंड एरिया डबल इज स्ट्रेट बाय द सेम फोर्स, एक्सटेंशन विल बी। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। ठीक है, तो दिस एफ एल इंटू ए वाई, तो ये अगर देखें, ये अगर हम देखें कि एफ एल अपॉन ए वाई हमारा, आप देख पा रहे होंगे कि सेम फोर्स है, बट लेंथ जो है ना, लेंथ हमारा डबल कर दिया गया है, लेंथ हमारा डबल कर दिया गया है और एरिया भी डबल कर दिया गया है। अगर आप देखें कि एफ डेल्टा एल डैश क्या होगा, एफ इंटू लेंथ डबल, ये 12 हो गया, एरिया डबल मतलब 2a हो गया इंटू वाई। तो ये और टू तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एल डैश इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू वाई। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहले एक्सटेंशन था और अभी एक्सटेंशन है हमारा वो बिल्कुल सेम है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। देखो, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ये कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो को हम लोग यंग्स मॉडुलस के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि टू इमिसिबल लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर इन ए वेसल, प्रेशर एट द कॉमन इंटरफेरेंस डिपेंड्स। तो मैंने बता रखा है कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर होता है ρgh, तो डेंसिटी और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप सीधा लिख सकते हैं हाइट एंड डेंसिटी अबव द इंटरफेस। बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। देखो, बर्नौली इक्वेशन स्टेडी फ्लो के लिए है, आइडियल फ्लो के लिए है, और ट्यूब हमारा हॉरिजॉन्टल हो तब हम हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है, तब हम बर्नौली का थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कई बार आ चुका है बच्चों।
टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है, अपॉन नीटा। ये हमारा जो होता है वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। सर ये फॉर्मूला से क्या फायदा होगा? हमारा जो रो होता है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और जो सिग्मा है वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है। अगर ये दोनों जीरो हो जाए तो हम ये हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी v ऑफ t जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर देखो ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तब हमारा टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ए बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। कई बार बच्चों बता रखा हूं कि nth सेकेंड का जो होता है वो u प्लस ए बाय टू इंटू 2n माइनस 1 होता है। ये हमारा nth सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला होता है। अगर वो रेस्ट से फॉल कर रहा है ये तो जीरो हो जाएगा और फ्री फॉलिंग के लिए g कांस्टेंट होता है। तो हमारा Sn जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो गया? 2n माइनस 1 के। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एस्केप स्पीड ऑफ ए प्लैनेट रिमेन्स अनचेंज। कहता है कि एस्केप स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है v बराबर रूट अंडर 2gm अपॉन r। अगर आप, कहता है देखो पहला कहता है मास और रेडियस को डबल कर दें, तो कर दो ना। अगर कर देते हो तो वो अनचेंज रहेगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में अगर मास को डबल करते हो, रेडियस सेम रखते हो, तो फिर हमारा वो चेंज हो जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें आप मास और रेडियस दोनों को जब आप डबल कर देते हैं तो इसकी वेलोसिटी हमारा सेम रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अगला सवाल है बच्चों, कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। मैकेनिकल एनर्जी सैटेलाइट के इलिप्टिकल ऑर्बिट, मैंने बता रखा है कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है उस समय जो उसकी एनर्जी होती है वो नेगेटिव ही होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ जी, जी का जो फॉर्मूला होता है एट ए डेप्थ डी पर जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर लिखते हैं। आप इसको देखकर बता सकते हैं कि हमारा जो ये डिक्रीमेंट है ये डिक्रीज कैसा कर रहा है? तो लीनियर ही करता है। देखो सरफेस के ऊपर जाओ चाहे नीचे, जी हमारा डिक्रीज करता है, ठीक है। और जो हमारे स्मॉल हाइट के लिए अगर नीचे आते हैं तो 1 माइनस डी बाय आर हो जाता है। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है टू रेसिस्टर ऑफ इक्वल पावर रेटिंग बट डिफरेंट रेसिस्टेंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हिच हीट्स मोर। देखो P बराबर आपने देखा होगा P बराबर होता है V स्क्वायर बाय R। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है उनका वोल्टेज तो सेम, तो जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसी का पावर ज्यादा हो जाएगा, लोअर रेसिस्टेंस के साथ ज्यादा पावर। मैं आपको अगेन बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो इस चैनल के पैरेलली हमारा एक ऐप भी चलता है, वहां पर आप खुद को इनरोल कर कर अपने बीएससी नर्सिंग की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। आप पैरामेडिकल टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। मॉडल पेपर आपको वहां का टेलीग्राम सपोर्ट और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही होती है। आप अगर पेड कोर्स में एनरोल होते हैं तो डेफिनेटली हम लगातार आपसे टच में रहेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे। तो बच्चों जुड़िए हमारे साथ हमारे ऐप में और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें। तो आइए बच्चों अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, कहता है कि पावर डिलीवर्ड बाय ए सेल इज मैक्सिमम। देखो बच्चों कहता है कि ये आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा। कोई भी पावर डिलीवर्ड बाय द सेल मैक्सिमम तब होता है जब हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है। अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब हम कहते हैं कि पावर डिलीवर्ड ज्यादा होता है। कहता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी डिफाइंड बाय द डीसी। देखो ये होता है डीसी इक्विवेलेंट फॉर द सेम हीटिंग इफेक्ट। आपको तुमको ये बात ध्यान रखना होगा, डीसी इक्विवेलेंट फॉर द सेम हीटिंग इफेक्ट। अगला सवाल है हमारा, कहता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। मैंने कई बार बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण तो ये होता है B बराबर हम लिखते हैं U0 I बाय
2 पाई आर, लॉन्ग के कारण, इनफाइनाइटली लॉन्ग के कारण मैं बता रहा हूं। अगर तुम्हें इस मतलब फाइनाइट के कारण होता है यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, उनको सॉल्व करते हो तो यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आता है इनफाइनाइट के लिए। तो ये हमारा क्या है कि डिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर के। फिर कहता है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंगविक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। ठीक है, तो अब कहता है कि ये अनचेंज होने में देख लो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, लैम्डा एंड डी बोथ डबल, अगर दोनों को डबल कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा, लैम्डा डबल और डी डबल, अगर लैम्डा डबल और ये स्लिट के बीच का जो डिफरेंस है, स्लिट के बीच का जो लेंथ डी स्मॉल डी है उसको डबल करते हैं तो फिर ये हमारा अनचेंज होगा। बाकी में अगर आप देखें, बाकी में भी अगर आप देखें तो v अगर लैम्डा डबल करते हैं डी डबल करने से सेम रहेगा, फिर अगर हम डी डबल कर दें और ये स्मॉल डी भी डबल कर दें तो ये भी हमारा अनचेंज होगा फ्रैंक। अगर लैम्डा हाफ करे और डी हाफ करे तो नहीं, तो ऑप्शन बी और सी दोनों आपके आंसर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस। देखो जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है तो एनर्जी पैकेट के फॉर्म में निकलती है, तो हम कहते हैं कि वहां एनर्जी क्वांटाइज होती है, मतलब कभी भी एनर्जी या इलेक्ट्रॉन जो भी निकलते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, उस जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी एनर्जी ns न्यू के फॉर्म में होती है। दिस इज कॉल्ड ए क्वांटाइजेशन, ये हमारा कहलाता है क्वांटाइज, इसे बोलते हैं एनर्जी इज क्वांटाइज। फिर कहता है कि विच न्यूक्लियर प्रोसेस रिलीज एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कहता है कि किसमें एनर्जी का रिक्लूज मतलब इंक्रीज होता है, तो अगर आप देखेंगे ना फ्यूजन में क्या होता है कि कई सारे लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियाई बनते हैं और यहाँ पर एनर्जी का इंक्रीज होता है और एनर्जी के इंक्रीज होने से हमारा जो एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए हम ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे। फिर अगला कहता है कि इफ डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इंक्रीजेस, आपको पता होगा टी हाफ लाइफ जो होता है आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा होगा 0.693 बाय लैम्डा होता है, लैम्डा हमारा डिके कांस्टेंट होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये घटेगा, तो ऑप्शन होगा डिक्रीज। फिर अगला सवाल है मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई का वैल्यू बच्चों ये होता है B इंटू ए, और B को हम लोग लिख सकते हैं F अपॉन क्यू वी इंटू ए। तो अगर आप देखें तो F का तो MLT-2 होता है, A तो हमारा एरिया को हम लिखते हैं L स्क्वायर। अगर आप यहां से ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा इंटू L स्क्वायर डिवाइड बाय Q का होता है AT और ये हो गया LT-1 वेलोसिटी का। सारे को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा M L स्क्वायर T-2 और A-1, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों और हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस ए इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो बच्चों चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कभी भी अगर हमारा इरेक्ट इमेज की बात करते हैं तो मिरर में हमारा कन्वेक्स मिरर हमारा हमेशा वो इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है, बट इरेक्ट और मैग्नीफाइड एक ही केस में बनता है कनकेव मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच रखा जाता है। उसी तरीके से लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच रखते हैं उस समय हमारा जो इमेज होता है वो इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है, तो आप कह सकते हैं बिटवीन द लेंस एंड एफ। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल नॉट अकर, कब नहीं होगा, जब हमारा एंगल अच्छा ये कब नहीं होगा, कब होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तब ये हो जाता है। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो उस समय टीआई की घटना नहीं होगी। फिर कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम। देखो आपने पढ़ा होगा VIGBYOR, ये इंक्रीजिंग द वेवलेंथ होता है, ये लैम्डा का इंक्रीज है। इधर आ जाओगे तो यहाँ पर न्यू का इंक्रीज है, मतलब आप जब हम रेड से ऑरेंज येलो और ब्लू वाइट ग्रीन और फिर उसके बाद इंडिगो और वायलेट की आ जाते हैं तब हमारा जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बढ़ता है, तो आप हमारा वायलेट के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं आउटपुट ऑफ द नोर गेट।
नॉर गेट जो होता है वो और प्लस नॉट गेट से बना होता है। अगर आप इसके फिगर की बात करें तो ये हमारा इसका फिगर होता है। अगर इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो y बराबर a प्लस बी ओवर बी होता है, तो हम इसे लिखते हैं a डॉट b। तो जब हमारा दोनों इनपुट जीरो होगा तभी ये नॉर गेट जो होगा, नॉर गेट का इनपुट नॉर गेट जो होता है वो 1 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर इज लैमिनेटेड। ये क्यों लैमिनेट होता है? क्योंकि एडी करंट को का कम लॉस हो। एडी करंट जो बेकार के करंट होते हैं उनका मतलब जो करंट फालतू में लॉस हो जाते हैं उनको कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को कोर से एलिमिनेट करते हैं। फिर कहता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज लेस देन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बिकॉज क्या होता है कि उसमें जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है इसी के कारण ऐसा होता है, ओनली पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए ऐसा होता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज ए ट्रांजिटिव नेचर। ये क्या होता है कि हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि फर्स्ट अगर ए और बी सेम टेम्परेचर में है तो बी और सी अगर सेम टेम्परेचर में है, हम कहते हैं ए और सी भी सेम टेम्परेचर पे होगा। तो ट्रांजिटिव नेचर कैसा है इसका? तो वो हमारे टेम्परेचर के गुण को दर्शाता है। इफ द वेव डिपेंड्स ऑन द ओनली ऑन मीडियम, अगर वेव्स हमारा सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करने लगे, सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करने लगे, तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा। फिर अगला सवाल कहता है पार्टिकल कैन हैव ए जीरो एक्सीलरेशन बट नॉन जीरो वेलोसिटी। देखो ये तभी हो सकता है कि जब हमारा कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाती है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जाने से उसके पास एक्सीलरेशन नहीं होता, बट दिस पार्टिकल हैव ए वेलोसिटी। तो हमारा कह सकते हैं कि मोशन एक यूनिफॉर्म हो और साथ ही साथ लीनियर हो, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पार्टिकल होगा उसका नॉन जीरो वेलोसिटी होगा बट इट हैज ए जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का ये मॉडल पेपर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये लगातार सीरीज ऐसा चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ आप पैड कोर्स में भी लगातार जुड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों को धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लगातार बने रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं।